Welcome, my dear students. Here, before starting my video, I would like to introduce myself. My name is Divya Mishra. I'm from Varanasi, Uttar Pradesh. I've qualified CAT, CTET, and UPSSE. I'm having 6 years of experience in teaching various institutions. And right now, I am educator at Earn Academy, Study at Home, and Online Learn. These are my online channel, and here on EduHut I am going to teach you completely free of cost. ठीक है, तो ये चैनल है बिल्कुल से फ्री और हम ना केवल यहाँ कैट की बातें करेंगे, इवन हम यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी और उसके अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे सबके वीडियो और जो फ्री में आप लोगों को मिलेंगे ताकि आप अपने एजुकेशन को बिना रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कैट के बारे में। कैट इज़ अ कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड एट नेशनल लेवल इट इज़ अ काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। जिस तरह से हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसी तरह से हम कैट का एग्ज़ाम देते हैं IIM में मैनेजमेंट लेने के लिए। अब IIM क्या है? IIM इज़ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कैट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंडक्ट करवाता है और ये इंडिया में काफ़ी सारी सिटीज़ में होता है, ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में होता है। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें इस साल की तो नवंबर 22 को इसकी डेट फाइनलाइज हुई है। नाउ लेट्स सी, जैसी भी हमारी कंडीशन होगी, जैसा हम सभी जानते हैं वर्ल्ड पैंडमिक कोरोना वायरस डिजीज़ ने इस टाइम हमारे पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अगर सब कुछ सही होगा तो 22 नवंबर को कैट 2020 एग्ज़ाम वहाँ पे होगा। नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम, after qualifying CAT exam, you will be able to get admission in 20 IIMs as well as in 1000 business schools running across India. इंडिया में जितनी टॉप क्लास की बिजनेस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। Now let us see. CAT exam is conducted once in a year and mode of examination is online. Language is English and duration is 3 hours. तो ये आप देख सकते हैं कि ये तो बात हो गई कैट के एग्ज़ाम के कंडक्शन की। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है कैट का एग्ज़ाम। फर्स्ट सेक्शन VARC का होता है, दैट इज़ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सेकेंड सेक्शन होता है DILR का, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और थर्ड हमारा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी में। मेरे साथ आप जुड़े रहें इस चैनल पे। अगर आप चाहते हैं तो आप अन अकेडमी पे भी मुझ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की। अगर हम VARC की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 hour ड्यूरेशन वी गॉट ओवर देयर एंड टोटल 34 क्वेश्चंस आर देयर। In 1 hour, within this 1 hour, you have to solve all these 34 questions. And out of these 34 questions, 24 questions are MCQ based. It means 4 options you will get over there and you have to opt the correct one. जो एक आंसर आपके 4 या 5 में से करेक्ट होगा उसको चूज़ करना है। एंड TATI फ्रॉम 2015 हमने जैसा क्राइटेरिया देखा है अब कैट का, फ्रॉम 2015 इट हैज़ चेंज इट्स क्राइटेरिया और अब कैट क्या करने लगा है, TITA बेस्ड क्वेश्चन देने लगा है। TITA बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? इसमें हमें जो आंसर रहता है उसे टाइप करना रहता है कीबोर्ड से। ओके, सो कैट ने अभी स्टार्ट किया है 2015 से ये एक फॉर्मेट जिसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपके TITA के पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पैरा जंबल से रिलेटेड होते हैं। पैरा जंबल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो TITA बेस्ड होते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनल कंटेंट ऑफ VARC, तो सबसे मेजर पार्ट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है RC यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर अपॉन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट हमारा VARC में कैट के एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से पूछा जाता है। देन आफ्टर द सेकेंड टॉपिक ओवर हेयर इज़ पैरा जंबल। पैरा जंबल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इनकम्प्लीट
सेंटेंसेस होते हैं। एक आपको सेंटेंस मिलेंगे, 4 या 5 ऑप्शन में आपको सेंटेंस मिलेंगे, एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ दिस सेंटेंस। अगर हमें इसे एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एक प्रॉपर सीक्वेंस को, सेंटेंस अरेंजमेंट भी इसे कहा जाता है। और ये केवल कैट के लिए ही नहीं, इवन ये आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आफ्टर द थर्ड टॉपिक यू कैन सी इज सेंटेंस एलिमिनेशन। सेंटेंस एलिमिनेशन के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि वहाँ हमसे पूछा जाता है कि इन चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा एक सेंटेंस है जो कि हट जाए तो ये एक मीनिंगफुल पैसेज बन जाएगा। जब जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे वो एक दूसरे से कोरिलेट या लिंक होंगे, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि उससे कोरिलेट या लिंक्ड नहीं रहेगा, वहाँ पे हम उस सेंटेंस को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। दिस इज सेंटेंस एलिमिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें कंप्लीट करना रहता है पैराग्राफ को। तो किसी भी के पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए इसके कई टाइप्स होते हैं पैरा कंप्लीशन के, जो कि हम डिटेल कोर्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस बताऊंगी। उसके बाद कैट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ड यूजेस। वर्ड को कहाँ पे कैसे किस तरह से यूज़ करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए इफ़ वी आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। मोस्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें आपको कोई एक वर्ड दिया जाएगा और चारों सेंटेंसेस में उस एक वर्ड का यूज़ होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें उसका यूज़ इनअप्रोप्रिएटली हुआ है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कोई 3 या 4 गलत है और कोई एक सही है। इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, ये हमारा फर्स्ट वीडियो, इसलिए हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 वी विल स्टार्ट ऑन विद द कंटेंट। देन आफ्टर टेक्स्ट कंप्लीशन। टेक्स्ट कंप्लीशन के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी हम फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें एप्रोप्रिएट सेंटेंस या टेक्स्ट को फिल करना रहता है ऑप्शन से देख के। सेंटेंस करेक्शन में बेसिकली हमें किसी भी सेंटेंस के करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना रहता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ VARC इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। VARC में ना केवल आपको इंग्लिश पढ़ना है, बट यू नीड टू नो अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंड इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग में मिलेंगे VARC के। नेक्स्ट यू कैन सी, अब हम अगर बात करें क्राइटेरिया की, तो कैट में 34 में से 24 आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपका जो पैसेज होगा और कितने ज़्यादा स्कोरिंग मार्क आपको वहाँ गेन करनी पड़ेगी। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है देन यू कैन ईजिली क्रैक कैट एग्जामिनेशन। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके अलावा अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन, पैरा जमल, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट, पैरा समरी के क्वेश्चंस की, तो 2 से 3 या 3 से 4 ये क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं कैट के एग्ज़ाम में। नाउ एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैट एग्ज़ाम में हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना होगा। 70% क्वेश्चंस हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट वोकैबुलरी एंड ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, मैं डेली 10-10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगा और मैं कैट एग्जाम क्रैक कर लूँगा, देन नो, यू हैव टू वर्क अपॉन योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे वही आने वाला है, आपको नहीं पता है कि जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है। लेकिन अगर आपने अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपने अगर अपने ग्रामर को बहुत अच्छा कर लिया है, देन कोई भी पैसेज आए यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ओके, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ओवर हेयर, किसी भी तरीके के कोई भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रामर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या VARC में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, देन to avoid mistake you need to remember these points. Okay, और ये पॉइंट क्या है, you have to make your vocabulary very good, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी vocabulary, क्योंकि कैट में एक हाई स्टैंडर्ड पेपर बनता है और एक हाई स्टैंडर्ड की vocabularies पूछी जाती हैं। You need to make your vocabulary very good. यूजेज ऑफ वर्ड, एज आई टोल्ड यू कि एक पूरा सेक्शन ये होता है कैट में कि हमें उस वर्ड को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, हम उस वर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये हमें बताना है। ओके,
सो यूजेस ऑफ वर्ड, अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी रहेगी देन वी कैन ईजिली यूज़ द वर्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर. देन आफ्टर टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी होता है टाइम मैनेज करना, बिकॉज हमें 34 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा छोटे मोटे क्वेश्चन भी करने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है आरसी के पार्ट में. दैट्स वाई वी नीड टू मैनेज आवर टाइम. हमें एक पूरा टाइम फिक्स करके रखना है, हमें टाइम डिवीजन करना है कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है. एंड विद दिस टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. रूल्स ऑफ ग्रामर आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन की बात करें, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड हो, पैराजम्बल से रिलेटेड हो या एरर से रिलेटेड हो, अगर हमें ग्रामर के रूल के बारे में नहीं पता है देन वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर और वोकेबलरी पे ध्यान देना. देन द वेरी ईजी थिंग, यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी एंड ग्रामर स्ट्रांग हो चुकी है देन यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस. Practice will make you perfect. Now this is the part then how you can become expert in BARC. The next you can see for making your word power strong. जैसा मैंने आपको बताया कि वोबल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको अपनी वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये 4 टिप्स बनाई हैं. ओके, अब आगे जब आप मेरे ये वीडियोस देखेंगे तो इन 4 टिप्स पे बेस होके आपको वीडियोस मिलेंगे ताकि आपको तुरंत वोकेबलरी लर्न हो जाए. क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम हमें याद नहीं हो पाता है. हम वोकेबलरीज को लर्न करते हैं लेकिन एक हफ्ते बाद वो सारी गायब हो जाती है, या कभी कभी इतने हार्ड वर्ड होते हैं कि हमें एक बार में याद नहीं हो पाते हैं, बार बार में भी याद नहीं हो पाते हैं. तो इन्हें याद करना नहीं है, इन्हें हमें रटना नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मेक अ कॉन्सेप्ट. हम इन वोकेबलरी का एक कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में बना लेंगे देन ईजिली वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. फॉर लर्निंग वोकेबलरी वी नीड टू मेक अ ग्रुप. हमें वर्ड्स को ग्रुप में बनाना है. ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, ग्रुप हम बनाएंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स से. ठीक है, हम उनके देखेंगे कि कौन सा सफिक्स उसमें यूज़ हो रहा है, कौन सा प्रीफिक्स उसमें यूज़ हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग एक पूरा ग्रुप बना लेंगे. जैसे इम से स्टार्ट होने वाले जेक्ट, ठीक है, इंजेक्ट, एब्जेक्ट, डिसजेक्ट. ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हैं, जेक्ट से बने हुए हैं. ठीक है, जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो. टू थ्रो हुआ जेक्ट की मीनिंग. ठीक है, अगर हम बात करें इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब इन का मतलब क्या हुआ, अंदर, एंड जेक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया टू थ्रो. तो किसी भी चीज़ को अंदर डालना मतलब होता है इंजेक्ट. इन द सेम वे किसी भी चीज़ को बाहर करना इजेक्ट, एब्जेक्ट, डिसजेक्ट. ये क्या हुआ, ये एक ग्रुप बन गया. हमने जेक्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना लिया. अब कभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो इमीडिएटली वी कैन गिव आंसर. So this is how we have to make a group, and then by adding prefix and suffix we can make that vocabulary long lasting in our mind. Then after connect it with root word. हमें किसी भी vocabulary को learn करने से पहले उसके root को जानना चाहिए. root क्या होता है, basic जो word होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया word जेक्ट. अब इस जेक्ट के आगे हम कुछ ऐड करेंगे, उसे प्रीफिक्स बोलेंगे, और पीछे ऐड करेंगे तो वो सफिक्स हो जाएगा. अब अगर हम जान गए रूट वर्ड का मतलब, जेक्ट का मतलब हमने जान लिया थ्रो, फेंकना, हटाना या दूर करना. ठीक है, अब अगर इसमें हम कुछ भी प्रीफिक्स ऐड करते हैं, इम, इप, डी, जेक्ट, एब, कुछ भी ऐड करेंगे तो हम इजीली आइडिया लगा सकेंगे कि आखिर क्या होगा इस वोकेबलरी की मीनिंग. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू लर्न वोकेबलरी. हमें प्रीफिक्स जानना होगा, ग्रुप बनाना होगा और रूट वर्ड्स बनाने होंगे. देन वी कैन मेक, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वर्ड है जो कि ग्रुप में नहीं बन पा रहा है, रूट्स नहीं बन पा रहे हैं, देन वी कैन मेक इट विजुअल. कुछ वर्ड्स को हम विजुअल बना सकते हैं. विजुअल बनाने का मतलब ये हुआ कि हम पिक्चर्स के थ्रू से याद कर सकते हैं. जब हम पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को याद करते हैं देन इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. वी नीड टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमें ज़रूरी है ये जानना कि क्या चीज़ नाउन होती है, क्या एडजेक्टिव होती है और क्या वर्ब होता है. अगर हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट वर्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर. हम उस वर्ड को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे. हमें उस वर्ड का कहाँ यूज़ करना है ये हम नहीं जान पाएंगे. ओके, फॉर मेकिंग योर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग यू नीड टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट वोकेबलरी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एब्रेसिव. अब मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाया एब्रेसिव. अब इस वर्ड को याद करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा आपके लिए, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ एक पिक्चर इंसर्ट करवा दी. बाय हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर यू.
अब इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन देखें, दैट अपमानित करना, किसी को भी अपमानित करना, उसे बुरा फील करवाना या उसकी बेइज्जती करना, मतलब होता है एब्रेसिव। एब्रेसिव वर्ड जो बना है बे एबे, ठीक है। अब बताइए एबे, अबे, ये अबे वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? हम ये स्लैंग में यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी को बुरा, अभी ये क्या कर रहे हो, हमें बुरा बोलना है किसी को, तब हम अबे वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एब्रेसिव मतलब अपमानित करना किसी को। और एक और टिप होती है ए प्लस बेस। ए प्लस बेस में क्या हो जाएगा? ब्रिंग समवन टू बेस। बेस मतलब होता है लो, किसी को लोअर लेवल पे लाना। लोअर लेवल पे लाना मतलब उसकी बेइज्जती करना, उसको डिग्रेड फील करवाना, ठीक है। तो ये सब टिप्स हैं जिनसे कि आप किसी भी वोकैबलरी को इजी लर्न कर सकते हैं। आगे जाके हम वोकैबलरीज के वीडियो बनाएंगे और काफ़ी सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप इजीली किसी भी वोकैबलरी को लर्न कर सकते हैं और अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कितना बुरा फील कर रही है ये लड़की, ठीक है। क्यों ये बुरा फील कर रही है? एब्रेस्ड, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। एब्रे आर होगा यहाँ, एब्रेस्ड इन हिज ओन आइज ही डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड। मतलब अपनी नज़रों में ही जब वो डिग्रेड हो गया, लो फील हुआ, अपमानित, अपनी नज़रों में अपमानित होने के बाद उसने क्या निश्चय किया कि वो हार्ड वर्क करेगा, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। Okay, so this is how I'm going to teach you vocabularies. I hope that this will help you in making your word power strong. Next point over here is how to improve your vocabulary. How you can improve your vocabulary. अपने vocabulary को improve करने के लिए आपको बनना पड़ेगा वोरेशियस रीडर। वोरेशियस रीडर मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम कुछ रीड करते हैं या जब कभी भी हम कोई वीडियो भी देखते रहते हैं, तो हम बस देखते हैं और उसे हटा देते हैं, हम पूरी तरह से वहाँ अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, हमेशा हमारे माइंड में सेट रहे, तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं या अपने आसपास कहीं भी अगर आप इंग्लिश का कोई नया वर्ड देख रहे हैं, बी वेरी एक्टिव, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, नोट डाउन करके यू मेक योर ओन डिक्शनरी। आप अपनी खुद की एक डिक्शनरी बना लीजिए। यू टेक सम पेपर और यू टेक एनी कॉपी एंड देन यू कैन राइट डाउन दोज वर्ड्स। आप अपने आप जब अपनी हैंड राइटिंग में उस वर्ड को लिखेंगे, देन इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग इन योर माइंड। वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। Then after, for making your vocabulary strong, you need to keep on reading to remember the things. जब आपने नोटबुक बनाई, अपनी डिक्शनरी बनाई, अब उस डिक्शनरी को आप बार बार रीड करिए। जब आप उस डिक्शनरी को बार बार रीड करेंगे तो वो वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ पजल गेम, फिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे गेम टाइप में खेल सकते हैं वोकैबलरी से रिलेटेड, जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको वोकैबलरीज लर्न हो जाएंगी और उनका कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है, किस सेंटेंस में उसका एप्रोप्रिएट यूज़ होगा, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। नाउ एज आई टोल्ड यू दीज टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर वोकैबलरी, you can improve your vocabulary by using this, and you can also improve your vocabularies by watching my videos. Then after, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। जो हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो पैरा जंबल के क्वेश्चन हो, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन हो या पैरा समरी के क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी वोकैबलरी और ग्रामर को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें नहीं वोकैबलरी और ग्रामर आएगा तो हम सेंटेंसेस के बीच लिंक नहीं कर पाएंगे और हम नहीं जान पाएंगे कि आखिर इस वर्ड का कहाँ पे हम सही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ वोकैबलरी और ग्रामर की ही है। अगर आप जानना चाहते हैं टिप्स पैरा जंबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपके लिए मैंने कुछ 6 स्टेप्स बनाए हैं। अगर इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो कर लेंगे, देन नोबडी कैन बीट यू इन पैरा जंबल क्वेश्चन। चाहे आप SBI PO की बात करें, BPS SO की बाबात करें, कैट की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे पैरा जंबल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, these 6 स्टेप विल मेक यू एक्सपर्ट। सबसे पहले जो पैरा जंबल में हमें ध्यान देने वाली बात होती है, वी नीड टू रीड द पैराग्राफ वेरी केयरफुली। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में वो ये होती है कि हम पैराग्राफ को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, हम हड़बड़ी में रीड करके उसे छोड़ देते हैं एंड इट लीड्स टू रॉन्ग आंसर। इसी की वजह से हमारे आंसर्स रॉन्ग होते हैं। तो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैराग्राफ को
रीड करना है केयरफुली। बहुत सारे वीडियोस और मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखे हैं जिसमें एजुकेटर आपको ये बताते हैं कि पैराग्राफ को रीड करने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर ढूंढने लगिए, ऐसे ही सरसरी निगाहों से देखिए कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ हो सकता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे। ये बहुत गलत तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% कंप्लीट आंसर हो, यू नीड टू रीड द पैराग्राफ वेरी केयरफुली। आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, ठीक है। डेली आप कुछ रीड करिए जिससे आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ सकती है, ठीक है। आप अपनी रीडिंग को स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जल्दी सी सरसरी निगाह से देख के अगर पैराजंबल या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल नॉट गेट सक्सेस ओवर देयर। देन आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ केयरफुली, जब हम पैराग्राफ को केयरफुली रीड कर लेंगे तब हमें ये जानना होगा कि आखिर इस पैराग्राफ का सब्जेक्ट या थीम क्या है। कभी कभी फाइनेंशियल चीज़ों पे होता है पैराग्राफ, कभी कभी होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। तो जो मेन सेकंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें ये जानना है कि आखिर ये पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, इसका थीम क्या है, इसका बेस क्या है। जब हमें बेस और थीम पता चल जाएगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट या नाउन है जिससे हम पैराग्राफ का पहला सेंटेंस बना सकते हैं। उसके सब्जेक्ट या नाउन को देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि हम इसे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस बना सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ये हो सकता है, फिर हम उससे लिंक करने की कोशिश करेंगे बाकी के ऑप्शंस की, जिसके साथ उसका अच्छा रिलेशन बनेगा, लिंकिंग अच्छे से होगी, तो हम फिर आगे कंपेयर करेंगे दूसरे ऑप्शन से। बाकी ऑप्शन से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और हम फिर वहाँ से एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। जब हमने एलिमिनेशन कर लिया सक्सेसफुली, देन वी विल बी एबल टू चूज द राइट आंसर। सो these are 6 steps by which you can be expert in para-jumble kind of question or paragraph based question. Then after ग्रामर फॉर VARC, अगर हम ग्रामर की बात करें स्पेशली VARC कैट एग्जाम्स के लिए, देन वी नीड टू कवर दीज टॉपिक्स। हमें इतने टॉपिक्स को तो कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्रीमेंट, टैग, क्वेश्चन टैग्स, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडिफायर, पैरेलल कंस्ट्रक्शन एंड एडजेक्टिव, these are really very important topics for grammar and VARC. I hope that this video have helped you a lot. इस वीडियो में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी और आपको काफ़ी सारी नॉलेज गेन हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो। बस केवल एक लाइक और शेयर से आप भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और जो भी आपका रिव्यू होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ तो आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड होंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना, देन यू कैन यूज़ माई रेफरल DIV@10। इस रेफरल का यूज़ करने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप प्लस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो अनअकैडमी आपको फ्री प्लेटफॉर्म भी देती है। प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस वहाँ अवेलेबल होती हैं। आप सर्च बॉक्स में जाके दिव्या मिश्रा मेरा नेम सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे बनाए हुए फ्री वीडियोस को देख भी सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिंक में आपको दिया है टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इसके थ्रू आप जुड़े रह सकते हैं इस चैनल के साथ, मेरे साथ। और जैसा भी आपका रिव्यू है उसे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और आपको लगता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे and take care of yourself.